नाज़रीन, आप देख रहे हैं रेड लाइन। पाकिस्तान के अंदर सियासी महाज पर बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं। आज उन बड़ी बातों का भी जिक्र करेंगे। मईशत के अंदर इस वक्त जो आपको बदतरीन मंदी नज़र आ रही है उसका जिक्र भी करेंगे। आपको ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान में आम लोगों की विपदा क्या है। हम आपको इस प्रोग्राम के अंदर पाकिस्तान का एक 3 पहलू वाला जाविया रखेंगे, जिसके अंदर आपको बड़े बड़े मामलात, आवाम के मामलात के ऊपर हावी होते हुए नज़र आते हैं, जिसमें आपको नज़र आता है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठे हुए मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान पार्लिमान को हिदायत दे रहे हैं। इसके ऊपर सोशल मीडिया में ट्रेंड्स भी चल रहे हैं और तनकीद भी हो रही है, लेकिन असल विपता पाकिस्तान के अंदर सियासत की नहीं है, मईशत की है, और मईशत की भी नहीं है, पाकिस्तान के अवाम की विपता है। हमें मिफ्ता इस्माइल साहब ज्वाइन करेंगे, हमें सिराजुल हक साहब ज्वाइन करेंगे, लेकिन हम आपको पहले फैसलाबाद के अंदर कुछ मनाजर दिखाना चाहते हैं। मैं इसके ऊपर कमेंट्री नहीं करूँगा, ये विजुअल्स चलेंगे जिनको हम कहते हैं जेनेरिक या एम्बियंट साउंड के साथ। जैसे कैमरे ने रिकॉर्ड किया वैसे ही चल रहा है, लेकिन आपको पता चल जाएगा कि विजुअल्स में हो क्या रहा है। तो प्ले कीजिए। मेरे मामा भी याद है, ओदी शक्ल आली देख ला, तो खुदा को भी कर ला, ये रब ने अकल दी थोड़ी इस्तेमाल कर। खुरम शहजाद हमारे ब्यूरो चीफ हैं, हमें फैसलाबाद से ज्वाइन कर रहे हैं। खुरम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आप बताना चाहेंगे कि एक ऐसा सूबा जिसमें कायद आज़म सानी की हुकूमत कायम रही और अभी भी उन्हीं का चीफ मिनिस्टर मौजूद है, जिसमें परवेज़ इलाही साहब हमें बता रहे थे कि इतने काम पिछले 5 सालों में नहीं हुए जितने उन्होंने पिछले 3 महीनों में कर दिए। ये क्या किस्सा है? कौन लोग हैं, कौन सी ख़वातीन हैं? आटे की तकसीम तो हमें नज़र आ रही है, लेकिन इतना गदर बीच शहर में, फैसलाबाद जैसे बड़े शहर में? जी, सूरत हाल जो उनके कहने के मुताबिक जो है वो तो मुख्तलिफ है, लेकिन जो ज़मीनी हक़ाइक़ है अगर उनको देखना शुरू किया जाए तो सियासी अवानों में तो सिर्फ गर्मा गर्मी रह गई है, लेकिन सड़कों के ऊपर आटे के लिए जो है वो मारा मारी हो रही है। असल इशू ये है कि जो गंदम की कीमत है वो तकरीबन फ़ी मन 4800 रुपये जो है ना वो पहुँची है। उसके बाद जो आम मार्केट में आटे की कीमत 150 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच गई। उसके बाद हुआ ये कि जो आटे का तोड़ा 15 किलो का था वो तकरीबन 1600 रुपये में बिकता था, और अब उसकी कीमत जो है मैंने भी जो है आज ही 2150 रुपये का लिया है। तो लोग जो है वो महंगा आटा तो ख़रीद नहीं सकते। और उसके अलावा ये है कि क्योंकि ये एक सरहदी शहर है और क्योंकि पिछले जो माशी सूरत हाल रही है उसमें ज़्यादातर जो है वो बेरोज़गारी भी देखने में आ रही है, तो गरीब लोग जो है वो सस्ता आटा जो सरकारी तौर पर जो दिया जा रहा है 648 रुपये उसका रेट है, उसकी तरफ जो है वो ज़्यादा तवज्जो करते हैं। लेकिन क्योंकि सेल पॉइंट्स कम होने की वजह से बेशतर ख़वातीन और मर्द जो हैं वो सारा दिन जो है वो लाइनों में लगे रहते हैं, और लाइनों में लगने के बावजूद जो है आटे का असूल जो है वो इंतहाई मुश्किल हो गया है। हमने यहाँ से रिपोर्ट भी किया कि एक खातून एक दिन आटा लेने गई, उसके पास पैसे कम पड़ गए, अगले दिन जो है आटा लेने जा रही थी कि रास्ते में ही जो है वो मोटरसाइकिल से उसका हादसा हुआ है और वो जाँ बहक हो गई, और 7
बच्चों की जो है माँ थी। और इस तरह की सूरत हाल ये है कि आटे के असूल के लिए जो है ख़वातीन जो है उनकी चादरें जो है वो भी खींच रही हैं, लेकिन जो है सिर्फ सूरत हाल जो सियासी सूरत हाल है वो सिर्फ ऐवानों में गर्मा गर्मी तक है। ज़मीनी हक़ाइक़ जो है वो बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। जी, अगर मैं आपसे क्विकली पूछ पाऊँ, तादाद बहुत ज़्यादा है, क्या आपको बतौर रिपोर्टर हैरानी हुई इतनी बड़ी तादाद में लोग निकल रहे हैं? और ये दोबारा दोहराते चले, ये मुफ्त आटा नहीं है, ये सस्ता आटा है। सस्ता हुकूमत की डेफिनेशन के मुताबिक, बहुत महंगा उन लोगों के लिए जो बेरोज़गार हैं। ये मुफ्त आटा नहीं है, तो बहुत बड़ी तादाद है लोगों की। और लोग जो है वो हज़ारों और सैकड़ों की तादाद में जो है वो लाइनों में खड़े होते हैं। एक दफ़ा में जो हमने देखे हैं तकरीबन जो है सेल पॉइंट, पहले जो है 20 सेल पॉइंट जो है वो बनाए गए थे। अब आप देखें कि एक 80 लाख आबादी वाले शहर के लिए सिर्फ 20 पॉइंट थे। उसके बाद जब ये चीज़ें रिपोर्ट होना शुरू हुई तो सेल पॉइंट जो है वो बढ़कर उनकी तादाद में इजाफा तो किया गया है। तकरीबन अब इस वक्त फैसलाबाद में 80 सेल पॉइंट बनाए गए हैं, लेकिन वो अभी भी लोगों के लिए नाकाफ़ी हैं। लोगों के डोर स्टेप्स पर जो दुकानें हैं वहाँ पर जो है वो ये देने चाहिए, सेल पॉइंट्स बनाने चाहिए। लेकिन सूरत हाल जो है वो ये है कि जहाँ पर सेल पॉइंट्स जो है वो दुकानों पे बनाए गए हैं, दुकानदार जो है वो ये कहते हैं कि आटे के साथ साथ दीगर अशिया भी जो है उनसे ख़रीदी जाए। तो लोगों के पास तो आटा लेने के लिए पैसे नहीं है, तो वो दीगर चीज़ें जो है वो कैसे ख़रीदेंगे? हैव टू लीव इट देयर। खुर्रम, आपका वज़ीन। आटे की कमी अपनी जगह पर, आज पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट बदतरीन मंदी के रुझान का शिकार रही। 2020 के बाद ये पहली मरतबा है कि इस किस्म का डिप आया है। बिलियंस वर लॉस्ट। ये एक इंडिकेशन है कि पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल किस तरफ जा रही है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत, जिसका दावा था कि वो मामलात को सुधार की तरफ लेके जाएगी, जो मामलात बिगाड़े इमरान खान ने, उनको सीधा करेगी और लोगों को रिलीफ फराहम करेगी, अब अपने ही एक्स फाइनेंस मिनिस्टर के पीछे लठ लेकर लग गई है। मिफ्ताह इस्माइल हमें ज्वाइन कर रहे होंगे अगले सेगमेंट में कि उनका नून लीग के साथ, क़यादत के साथ या क़यादत के एक हिस्से के साथ इशू क्या है और इस इशू का ताल्लुक उनके इस नुक्ता नज़र से कितना है कि पाकिस्तान को फौरी तौर पर, यानी कल जो गुजर गया, IMF के साथ मामला तय कर लेना चाहिए। मिफ्ताह इस्माइल साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 2020 के बाद सबसे ज़्यादा गिरावट देखी गई। इसको कार्नेज कहा जा रहा है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये स्टॉक मार्केट को हम मयार बना सकते हैं मौजूदा मुआशी सूरत हाल का, या ये स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे होती रहती? तरस भाई, स्टॉक मार्केट बहरहाल ऊपर नीचे होती रहती है और इसको इतने तो हम इतनी संजीदगी से नहीं ले सकते एक दिन की उतार चढ़ाव को, लेकिन ये इस बात की बहरहाल आईनादार है कि मईशत जो है वो इस वक्त एक बहरान में है जो इंशाअल्लाह ताला हम निकल आएंगे, लेकिन स्टॉक मार्केट उस वक्त का इंतज़ार करती रहेगी जब तक कि बहरान ख़त्म नहीं होता। मेरे एक दोस्त हैं, उनका नाम लिए बगैर मैं एक पैगाम पढ़ देता हूं जो उनको उनके फॉरेन सप्लायर ने भेजा। अंग्रेजी में उन्होंने लिखा, एनी प्रोग्रेस क्वेश्चन मार्क, आई रियली नीड सम हेल्प टुडे, आई डिफॉल्टेड ऑन अ रीपेमेंट एज टू मच ऑफ आवर फंड्स आर स्टक, थिंग्स गेटिंग डेस्परेट फॉर मी टू इन द UK। वो इनको कह रहे हैं कि जी आप खुदा का वास्ता है हमारा माल रिलीज़ करें। ये स्टेट बैंक को कह रहे हैं जी कि आप बराए मेहरबानी हमें डॉक्यूमेंट्स दे दें। एंड ये बंदे जो हैं ये कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन नहीं हैं, लेकिन वो रोज़ाना मुझे कुछ 14-18 मैसेज भेजते हैं। ये जो इशू है कि आप डॉलर्स को और फॉरेन करेंसी को सीने से लगा के बैठे हैं क्योंकि बहुत कम है, हाउ डैमेजिंग इट इज़? सर, ये मेरे ख्याल से एक सब्सटेंशियली डैमेजिंग चीज़ है और ये कुछ अरसे तक तो देखें, जब आप एकदम एंड पे आ जाते हैं और अगर आपके पास डॉलर एकदम कम हो तो गवर्नमेंट कुछ ना कुछ रैशनिंग तो करेगी। मतलब मेरा नहीं ख्याल है कि इसमें ये अनरीजनेबल बात है कि रैशनिंग कर रही है, और जितनी ज़रूरत पड़ रही है उतनी रैशनिंग उससे उतना करना पड़ रहा है।
मेरा ये ख्याल है कि सिर्फ अगर आप रैशनिंग करते रहेंगे तो फिर तो बेसिकली यू जस्ट वेटिंग और ट्राइंग टू डिले द इनएविटेबल। बेहतर तरीक़ा यही है कि इसके अंदर प्रोएक्टिव काम करें। और मैं ये समझता हूँ कि अगेन कि ये जो हम अगर इसको पैक को हटा दें और मार्केट रेट पे चलने दें तो थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। अब जो भी इस वक्त मार्केट रेट है वो है, लेकिन अगर हम मार्केट रेट की तरफ चले जाएं तो आसानी हो जाएगी। हफीज़ शेख साहब ने भी मार्केट रेट के ऊपर बड़ा काम किया, आपने भी मार्केट रेट के ऊपर बड़ा काम किया, शौकत तरीन ने बड़ा काम किया, इसहाक डार मार्केट रेट के बारे में ख़ास रवैया रखते हैं। अब बाज़ मुआशिदान जो हैं वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर असल रुपए की वर्थ जो है टू $1 इज़ 295। आप भी कह रहे हैं कि मार्केट रेट पे जाने दें, 295 पे जाने दें। नहीं, मैं तो ये बिल्कुल कोई भी नंबर तो नहीं ले रहा हूँ। मैं कोई भी नॉमिनल नंबर मैं इसका नहीं ले रहा हूँ कि 280 होनी चाहिए या 210 होना चाहिए या 180 होना चाहिए। मैं तो ये बात समझता हूँ जो थोड़ी सी इकनॉमिक्स मैंने पढ़ी है कि मार्केट रेट जो है वो मार्केट को पता होती है, वो मिफ्ता इस्माइल को या तलत हुसैन साहब को नहीं पता होती है, और जो मार्केट डिसाइड करे। तलत भाई इस वक्त जो गुजारिश ये है कि देखिए अमूमन मार्केट में जो डॉलर की डिमांड होती है पाकिस्तानी के लिए, किसी पाकिस्तानी को डॉलर की ज़रूरत नहीं होती माँ सिवा इसको कि उसको इम्पोर्ट करना हो। तो अगर मुझे कोई बाहर से गाड़ी ख़रीदनी है या आपको कोई मशीन ख़रीदनी है तो हम इम्पोर्ट के लिए ख़रीद जाते हैं और बैंकों से डॉलर ख़रीदते हैं। इस वक्त एक और चीज़ ये हो गई है कि जो पाकिस्तानी है वो स्टोर ऑफ वैल्यू में भी डॉलर ख़रीद रहा है कि जब हम एक तरीके से आप ये समझ लें कि जो हमारे पास अगर एक्स्ट्रा पैसे पड़े हों जिसका हम प्लॉट ख़रीदते थे या जिसकी हम कोई इन्वेस्टमेंट की चीज़ ख़रीदते थे, आज उसकी जगह हम डॉलर ख़रीद रहे हैं। तो डॉलर की डिमांड जो है वो इस वक्त ज़्यादा है, और वो मसनूई उसको नहीं कहूँगा, मैं उसको ये कहूँगा कि उस वक्त तक ज़्यादा रहेगी जब तक कि मईशत के हालात जो है वो ठीक नहीं हो जाते। और जब लोगों को ये लगेगा कि मईशत जो है वो एक पटरी पर चल गई है वापस से, तो फिर इंशाअल्लाह ताला खुद ब खुद डिमांड कम हो जाएगी और उसके बाद आपका रुपया जो है वो उसकी वैल्यू थोड़ी सी बढ़ जाएगी। लेकिन मिफ्ता साहब, जब से आप फाइनेंस मिनिस्टर बने तब से हमने आपके इंटरव्यू करने शुरू किए इस फेज़ में, पहले भी आपके साथ इंगेज रहे और आप मुसलसल हमें बताते रहे कि जी IMF के साथ मामलात बस ये अगले हफ्ते, ये 2 हफ्ते, ये 3 हफ्ते, ये 4 हफ्ते, हर इंटरव्यू के ऊपर, सिर्फ मेरे साथ नहीं दूसरों के साथ भी। और अब आप फाइनेंस मिनिस्टर नहीं हैं, अब इसहाक डार साहब बीच में आ गए, वो भी हमें बताते रहे कि अब कल, अब परसों, अब होने वाला है, अब ये हमें कमिटमेंट्स मिल गई हैं, अब माहौल ठीक हो गया है। वेयर इज़ द प्रॉब्लम? क्या मसला है? सर, मैंने तो जब आपसे गुजारिश की थी कि IMF आएगा तो फिर वो आ गया था। अब ये हुआ है कि, और जो मैं काफ़ी अरसे से ये गुजारिश करता रहा हूँ कि IMF हमको ज़रूरी है लाना। ये बात ना सिर्फ मैं करता हूँ बल्कि वज़ीर आज़म पाक साहब भी करते हैं, इसहाक डार साहब भी करते हैं, दीगर जो हुकूमत के लोग हैं वो भी करते हैं, दीगर इकोनॉमिस्ट भी करते हैं। तो जब सब हम इस बात पे इत्तेफाक करते हैं कि IMF से बात करना और मुज़ाकरात करके तय करना ज़रूरी है, तो फिर नेक काम में देर कैसी? फिर कल की चीज़ को आज कर लें और उसको फ़ौरन कर लें। वो ये चीज़, यही तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आप कि देर किस चीज़ की है मिफ्ता साहब? देर किस चीज़ की है? पॉलिटिकल विल नहीं है, कोई शख्सी अना उसके अंदर हायल है, कोई और मसाइल हैं, देर किस चीज़ की है? देखिए तरस भाई, उस वक्त जब हमने एक प्रोग्राम को जब शुरू किया था, रीस्टार्ट किया था, जब खान साहब के उसके बाद फरवरी के माहिदे तोड़ने के बाद, तो कई चीज़ें मुश्किल उठानी पड़ी थी, कई मुश्किल कदम उठाने पड़े थे। वो उठाने के बाद जब एक मरतबा हम पटरी पे चल गए थे और उस पर रहते तो फिर थोड़ी थोड़ी मुश्किलात आती, लेकिन नहीं, इतना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होती। अब क्योंकि हम वापस एक मरतबा लाइन से हट गए हैं तो फिर हमको बड़े कदम उठाने पड़ेंगे, जिसके लिए मेरे ख्याल से सियासी तौर पर हुकूमत को थोड़ी मार लगेगी। आई मीन, लेट्स जस्ट बी वेरी ऑनेस्ट कि अगर आप यहाँ से डॉलर को मिसाल के तौर पर अगर आप मार्केट वैल्यू पे करते हैं तो पेट्रोल आपका महंगा हो जाएगा, डीजल महंगा हो जाएगा, और उसके साथ आपने 2 साल से जो है वो खान साहब ने भी 1.5-2 साल से, और फिर इस हुकूमत ने 6-8 महीने से गैस की कीमतें नहीं बढ़ाई हैं, तो गैस की कीमतें बढ़ेंगी तो वो एक मसला होगा। आपके बिजली की जो है रिसीवेबल कम हो गए हैं, और क्योंकि रिसीवेबल्स कम हो गए हैं, रिसीव्स कम हो गई हैं, रिसीट्स कम हो गई हैं, क्योंकि वो कम हो गई है और सर्कुलर डेट तेज़ी से बढ़ रहा है, तो उसका कुछ करना
करना पड़ेगा। तो बहुत सारी, और उसके बाद आपके कुछ रेवेन्यू शॉर्टफॉल्स हैं, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी करनी पड़ेंगी इस हुकूमत को जो हुकूमत समझ रही है कि इस वक्त लास्ट ईयर फ्यू मंथ्स बिफोर द इलेक्शन हुकूमत नहीं करना चाह रही है। सो आई थिंक देयर इज़ अ पॉलिटिकल विल एंड देयर मस्ट ऑब्वियसली देयर इज सम अना का मसला भी है, कुछ वो तो ईगो तो है ही ना इसमें इन्वॉल्व, इसमें क्या बहस है। अब आपका एक बयान मेरे सामने है जिसमें आपने ये फरमाया कि सिविल हुक्मरानों में काम करने की सलाहियत नहीं है। इज दैट द कॉन्टेक्स्ट इन विच यू आर सेइंग कि क्या और चीज़ आपकी जमात के प्राइम मिनिस्टर को, मैं फाइनेंस मिनिस्टर की बात नहीं कर रहा क्योंकि वो काबीना के सरबराह हैं और वो हुकूमत के सरबराह हैं, क्या चीज़ प्राइम मिनिस्टर को ये समझाएगी कि ही हैज़ टू पुट हिज फुट डाउन एंड से, जो आपने फरमाया कि हर हाल में करना है? क्या फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार साहब प्राइम मिनिस्टर से ज़्यादा तगड़े हैं? कि मैंने मेरे ख्याल से जब ये कहा था, और अगर मैंने गलती करी है तो फिर गलत, मेरी ज़बान से गलत अल्फाज निकले, मैंने जो इस पर आर्टिकल भी लिखा है, एक मजमून भी लिखा है डॉन में, तो मैंने कहा कि किसी भी पाकिस्तान में हुक्मरानी ठीक नहीं है और किसी भी हुक्मरान ने चाहे वो मिलिट्री हो, सिविल हो, वो पाकिस्तान का हक अदा नहीं कर पाया है। ये किसी की ज़ातियत के ऊपर, मतलब ज़ात के ऊपर नुक्ताचीनी नहीं है। जो हमारी गवर्नेंस है वो अच्छी नहीं है पाकिस्तान में, जो सिस्टम्स हैं, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि अच्छे अच्छे लोग काम करते हैं हर जमात के अंदर, हर रिजीम के अंदर, लेकिन वो डिलीवर नहीं कर पाए बिकॉज गवर्नेंस का मैकेनिज्म ठीक नहीं है। अब जहाँ तक ये बात आई है तो देखें, चलिए ठीक है, अगर आपका जुमला नहीं भी है मिफ्ता साहब, अगर आपका जुमला नहीं भी है लेकिन मौजूदा हालात पर, मतलब मौजूदा हालात पे बैठता अच्छा, हाईएस्ट इन्फ्लेशन चल रहा है जी, अगर आपको जुमला नहीं भी है लेकिन बैठता ठीक है मौजूदा सूरत हाल के ऊपर, लेकिन इस बहस में जाए बगैर कि आपने क्या कहा सिविल हुक्मरान कितनी सलाहियत है कितनी नहीं, चलो मुझे आप ये बताएं कि क्या, लेकिन अब क्या कहें प्राइम मिनिस्टर को उनको समझ आए? मेरी गुजारिश इतनी सी है कि नहीं देखें, मेरी गुजारिश इतनी सी है कि इस वक्त एक परफेक्ट स्टॉर्म दुनिया में है कि इन्फ्लेशन ज़्यादा है दुनिया में, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, पाकिस्तान एक बतदरीज ज़्यादा से ज़्यादा कर्जे में डूब रहा है और पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त बड़ा कर्ज लगा हुआ है। ये कर्ज अदा करने के लिए 20-21 बिलियन डॉलर के लिए हमको पास कोई पैसे तो नहीं होते। हम अगर एक जैद से कर्ज वापस करते हैं तो बाकी से कर्ज लेके देते हैं, हम तो कहीं ना कहीं से कर्ज ले रहे होते हैं। एक मकरूज मुल्क है, उसको IMF की एक बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और अगर आप ये नहीं करते तो बिल्कुल मैं समझता हूँ कि सियासी बहुत ज़्यादा विल चाहिए ये करने के लिए, लेकिन ना करने के अंदर जो है वो अल्टरनेट शायद उससे भी बुरा है। तो ये बात देखने की, और इसमें मैं सिर्फ हुकूमत के साथ साथ में दूसरे जो अपोजिशन के लीडरान हैं, देखें ये पाकिस्तान जो है ये सिर्फ नवाज शरीफ का या शहबाज शरीफ का या इसहाक डार का तो नहीं है, ये पाकिस्तान हम सब का, इमरान खान साहब का भी पाकिस्तान है, दीगर सियासी लीडरान का पाकिस्तान है। तो इस वक्त मेरे ख्याल से जो है वो थोड़ा सा मिफ्ता इस्माइल साहब, इस वक्त ये फैसला इमरान खान ने नहीं करना, ये फैसला शहबाज शरीफ ने करना है, नवाज शरीफ ने करना है और इसहाक डार ने करना है। वो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान सबका साझा है, लेकिन इस वक्त IMF के हवाले से मामले को कंक्लूड करना, जिसके ऊपर आप लिख लिख के थक गए हैं, दूसरे तजियानिगार बोल बोल के थक गए हैं, ये इन तीनों ने कंक्लूड करना है। आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड वो माइंडसेट जो इसको तवील किए जा रहा है जानते हुए क्या इसका स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक नुकसान पाकिस्तान के लिए क्या है? सर मैं इस बात को मैं बिल्कुल ये समझता हूँ कि जितना देर करेंगे इतनी मुश्किल होगी, और जो ये काम करना है जितनी जल्दी करना है उतना ज़्यादा अच्छा है। और मैं आपको ये यकीन दिला रहा हूँ कि अगर आपको ये लग रहा है कि IMF के साथ बैठना कड़वा घूंट पीना है, तो मैं आपको ये एक बता रहा हूँ कि ना बैठोगे तो फिर आपको पता चलेगी कि कड़वा घूंट होता क्या है। और ये बात मैं दोबारा, आई एम सॉरी इफ आई एम लेबरिंग द पॉइंट, लेकिन मैं दोबारा जानना चाहूँगा कि जो सबको नज़र आ रहा है वो शहबाज शरीफ को नज़र क्यों नहीं आ रहा? सर ये सवाल आपका जो है वो आप पूछ तो रहे हैं लेकिन गलत आदमी से पूछ रहे हैं। आपका एक्सेस है वहाँ पे, आप तो शहबाज साहब से पूछ लीजिए, ये डार साहब से पूछ लीजिए कि आप क्यों नहीं कर रहे। मुझे आप उनके फाइनेंस मिनिस्टर रहे ना, तो आप उनको जानते होंगे, आपने उनके साथ काम किया। देखिए वो आपके टीम लीडर हैं, आपके पार्टी के अहम कायद हैं, बिल्कुल आपको पता होगा। बिल्कुल
सर बिल्कुल, ये बात, सारी बात आपकी दुरुस्त है, और मैं ये समझता हूँ कि एज फाइनेंस मिनिस्टर मैं तो शहबाज साहब के पास जाता था ये कहने के लिए कि सर ये मुश्किल काम है लेकिन हमें करना ज़रूरी है, ये मुश्किल काम है तो हमें करना ज़रूरी है। वो थोड़े से कभी कभार नाराज़ होते थे लेकिन इवेंचुअली वो मेरी बात को कंसीड करते थे और फिर उसके बाद इजाज़त देते थे, तो हम ये काम करते थे और ये काम करना ज़रूरी है। मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल ज़रूरी है ये काम करना, लेकिन जिस तरीक़े से आपने ये बात करी इब्तिदा में जब आपने बात की अपने दोस्त की कि उसको किस किस्म के मैसेजेस आ रहे हैं उसके सप्लायर से, और ऐसे अकेला आपका एक दोस्त नहीं है, मतलब ये आपको पता है कि ये कराची से लेकर पेशावर तक तमाम बिज़नेसमैनों के इस वक्त ये परेशानियां हैं। कराची में 2 दिन पहले जो थे वो बिज़नेसमैनों ने एक धावा बोला था किसी बैंक के सामने या प्रेस क्लब के सामने, थोड़ी देर का धरना दिया था ये स्टेट बैंक की एलसीज ना खुलने में। तो ये एक इस वक्त मुल्क में मुश्किल है और इस बेचैनी की हालत बढ़ाने से मुझे नहीं पता चल रहा कि क्या फ़ायदा होगा। तो इस हुकूमत ने अगर ये रहना है और इंशाअल्लाह अगस्त तक रहना है तो फिर ये काम करना ज़रूरी होगा। ऐसा हो नहीं सकता सर कि अगस्त तक ये हुकूमत रहे और ये वाले मुश्किल इक़दाम जो है वो ना उठाए। ब्रेक में जाते हैं, ब्रेक के फ़ौरन बाद मिफ्ता साहब थोड़ी सी आपसे और बात करनी है, लेकिन आपने बहुत अहम नुक्ते के ऊपर ये बात कंक्लूड किया कि ये हो नहीं सकता कि आप अगस्त तक रहें और ये काम ना करें। ये म्यूचुअली इनकम्पैटिबल सिनेरियोज होंगे। अगर आपने रहना है अगस्त तक तो आपको ये काम करना होगा, और अगर आप नहीं रहेंगे, ज़ाहिर आपने ये नहीं कहा लेकिन तज़्ज़ियाती तौर पर हम कह सकते हैं, तो फिर अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो फिर आप रहेंगे नहीं। ब्रेक के बाद जी मिफ्ता साहब, मैं ज़रा आपसे अगर ये पूछ पाऊँ, आपने सलमान शहबाज का ट्वीट तो देखा होगा कि नहीं देखा? जी मैंने देखा है। तो वो आपके बारे में भी बात कर रहे थे कि नहीं? जी मेरे बारे में बात कर रहे थे। जी क्यों कर रहे थे आपके बारे में बात, ये जानते हुए कि अगर आप जोकर्स की फहरिस्त में हैं तो फिर जाहिर है आप किसी सर्कस का हिस्सा होंगे, और अगर कोई सर्कस है तो उसका कोई जोकर इन चीफ भी होगा, तो ज़ाहिर काबीना का वो हेड होगा। आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि ये क्या डायनामिक्स है आपकी जमात के अंदर कि नौबत यहाँ तक जा पहुँची कि सिटिंग प्राइम मिनिस्टर का बेटा, जिसका ख्याल है कि उनको थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, ही नोज एवरीथिंग अबाउट एवरीथिंग, वो अपने वालिद के एक्स फाइनेंस मिनिस्टर के बारे में ऐसी बात करे। आई एम जस्ट ट्राइंग टू गेट योर एनालिसिस। सर मैं सच्ची बात है कि क्योंकि ये मेरी अपनी ज़ात के ऊपर ये बात हुई है तो मैं इस पे एनालिसिस तो नहीं करूँगा, मेरे ख्याल से ये अप्रोप्रिएट नहीं होगा। लेकिन मुझे थोड़ा सा अफसोस हुआ कि सुलेमान से एक मेरी तवील रफ़ाकत है, दोस्ती है, न्याज़मंदी है, मेरे से उम्र में छोटे हैं और अच्छे आदमी हैं, और तो मैं नहीं समझता था, मुझे ये तवक्को नहीं थी कि वो कभी इस किस्म की बात करेंगे, ना कि मेरे बारे में या शौकत तरीन साहब के या हफीज़ शेख के बारे में भी फॉर दैट मैटर। और मैं ये समझता हूँ कि इनकी ना मेरी ना इनकी ऐसी तरबियत थी कि इस किस्म के अल्फाज इनको चुनने चाहिए थे, लेकिन बहरहाल अब इन्होंने चुने हैं, तो ये इनकी मर्ज़ी है। आप यकीन मानिए मैं आपके ज़ाती ज़ाविये से सवाल नहीं कर रहा। अगर ये आपको लगे कि मैंने ज़ाती ज़ाविये से सवाल किया तो मैं उसकी वजाहत कर देता हूँ, क्योंकि उन्होंने जो आखिरी जुमले लिखे वो बड़े अहम हैं। वो कह रहे हैं कि इन 3 फाइनेंस मिनिस्टर्स ने माइन फील्ड्स लगाई हैं, बारूदी सुरंगें लगाई हैं, जिसकी वजह से हालात इतने ख़राब हैं। दैट इज़ द मेन इशू। तो कौन सी बारूदी सुरंग लगाई थी आपने? सर ये बात तो ऑब्वियसली नॉट ट्रू, और मैं ज़ाहिर है कि शहबाज साहब के अंडर काम किया है मैंने, और कोई शाबकात शहबाज साहब की मर्ज़ी के ये इजाज़त के बगैर तो नहीं हो सकती। तो मतलब ज़ाहिर है कि वो तो इनडायरेक्टली अपने वालिद के ऊपर भी वो भी उनके साथ नॉट दैट उनकी ये कोशिश थी, लेकिन वो भी मुरीद इल्ज़ाम हो जाते हैं। तो ये बात तो मेरे ख्याल से करना गैर मुनासिब थी। मेरे ख्याल से ये ट्वीट ही ना कोई गैर मुनासिब था। और एक ये बात भी सर देखें होगी कि हम जैसे लोग जो कि मुझे भी अब 15 साल हो गए मुस्लिम लीग के अंदर, और काफ़ी लोगों को इतना अरसा हो गया, और हम यहाँ पे बैठ के सियासत कर रहे हैं, तो हमारा कितनी लीडरशिप में हिस्सा होगा या रोल होगा, और फैमिली का कितना हिस्सा होगा, और फैमिली के हर आदमी को क्या हम हर लीडर के ऊपर बर्तरी होगी, ये भी ज़रा सा चीज़ देखनी होगी। मुस्लिम लीग विल हैव टू मेक सम डिसीजंस आई थिंक। आपको फैसले करने होंगे
मुझे याद है जब आप नैब के हत्थे चढ़े तो बाद में जब वापस आए तो आपने एक मुलाकात में ये जिक्र किया था कि और मामला तो ठीक है लेकिन किसी मेमन का इस तरह इन मामलात में फंसना वो बहुत ही एक गैर मामूली सूरत हाल है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि वो तमाम काम जो आपने किया या पार्टी के लिए किया और उसके बाद आखिर में आके आपको शौकत तरीन और हफीज़ शेख की फहरिस्त में डाल दिया जाए और असद उमर को उसमें ना रखा जाए, आप कैसा फील करते हैं बतौर PMLN वर्कर? ज़ाहिर है कि एक जैसे मैंने कहा कि सुलेमान साहब से तो मेरी खुद भी एक न्याज़मंदी है, एक दोस्ती है। थोड़ा सा मुझे मतलब अफसोस ही हुआ है, मैं क्या कह सकता हूँ, मुझे अफसोस हुआ और हैरत भी हुई है, लेकिन कुछ मैं इस पर क्या, हमसे ही कुछ गलती हो गई होगी। बहरहाल अल्लाह सबको, हम सबको हिदायत दे। शाहिद खाकान अब्बासी साहब, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर और कुछ लोग मिलकर मुख्तलिफ हिस्सों में सेमिनार कर रहे हैं पाकिस्तान के, आपने ट्वीट के ज़रिए बताया, जिसका मकसद कौमी इशूज़ पर इत्तेफाक राय पैदा करना है। ये इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हो रही है आपके ख्याल में? सर आप देखें इस वक्त कि मैं और आप बात कर रहे हैं मईशत की कि मईशत का क्या हाल हुआ है। एक तरफ हम ये बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ पंजाब के अंदर हम यहाँ असम्बली के तोड़ रहे हैं, असम्बली बना रहे हैं। हमें ये नहीं पता कि वफाक की असम्बली चलेगी कि नहीं चलेगी, ये जो मुश्किल काम करने IMF के ये कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ये तो एक इमीडिएट चीज़ है, लेकिन इस इमीडिएट चीज़ को छोड़ दें। और ये जो मैं बात कर रहा हूँ, आपने एक मजमून मैंने एलीट कैप्चर के ऊपर भी लिखा था कि किस तरह पाकिस्तान के अंदर 1% अशराफिया जो है वो पाकिस्तान की रियासत को कंट्रोल करती है। आपको अगर ये बताऊं मैं कि सिर्फ 2.5% बच्चे पाकिस्तान में O लेवल्स करते हैं, बाकी इंटर की स्ट्रीम से आते हैं। लेकिन आधे से ज़्यादा बच्चे जो लम्ब में पढ़ते हैं, 70-80% बच्चे या 80% बच्चे जो AKU के अंदर मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, जो पाकिस्तान की बेस्ट मेडिकल कॉलेज है, वो सारे O लेवल A लेवल की स्ट्रीम से आते हैं। जो पाकिस्तान में आगे बढ़ते हैं बच्चे, वो HSN कॉलेज से या ग्रामर स्कूल से या 3, 4, 6, 8 स्कूलों से बढ़ते हैं। तो ये पाकिस्तान जो है, इसके अंदर 80% बच्चा जो है वो या स्टंटेड है या वेस्टेड है या मेल नूरिश्ड है, अंडरवेट है। इसका ये मतलब है कि रोज़ करोड़ों बच्चा या लाखों बच्चा भूखा सोता है। इस पाकिस्तान में आधा बच्चा जो है जो स्कूल जा सकता है वो स्कूल नहीं जा रहा। इस पाकिस्तान के अंदर 55 लाख बच्चे रोज़ हर साल पैदा होते हैं, जो हिंदुस्तान के बाद दुनिया में सबसे ज़्यादा इंक्रीज्ड नंबर ऑफ बेबीज़ बोर्न है। हम ये कहाँ इस मुल्क को लेकर जा रहे हैं? 55 लाख बच्चों के अगर हर साल पैदा हो रहे हैं तो क्या उसकी स्कूलें बन रही हैं? 55 लाख बच्चे अगर हर साल पैदा हो रहे हैं तो क्या उनके लिए हम नौकरियां पैदा कर सकेंगे? 55 लाख बच्चे पैदा हो रहे हैं तो क्या उनके लिए हम घर बना सकते हैं? तो हम ये कहाँ लेकर जा रहे हैं अपने मुल्क को? ये बात तो अब हमारे लिए करना ज़रूरी है। और मुझ जैसा पाकिस्तानी जिसको अल्लाह ताला ने इतनी नेमतों से नवाजा, अगर ये नहीं करता है तो फिर मैं अपने मुल्क के साथ जाती करूँगा। कोई नई जमात बनाने जा रहे हैं आप? सर मैं आपको सच बता रहा हूँ कि इस वक्त जो है वो सिर्फ हम 5 सेमिनार करेंगे 5 सूबों के अंदर। और आप देखिए कि मुख्तलिफ जमात से लोग हैं, हमारे पास मुख्तलिफ जमात से लोग हैं, जिसमें PTI से भी लोग होंगे। और आप जाके देखें कि लश्करी रईसानी साहब जो हमारी पहली होस्ट कर रहे हैं कोयटा के अंदर, हम कोयटा से शुरू करेंगे जो कि सबसे छोटा सूबा है पॉपुलेशन के लिहाज से, फिर KP जाएंगे, फिर सिंध आएंगे, उसके बाद हम पंजाब जाएंगे और फिर इस्लामाबाद में। आप देखें कि हमने वहाँ पे महमूद खान अचकज़ई साहब की पार्टी के लोगों को दावत दी है, ANP के लोगों को दावत दी, तमाम पार्टीज के जो आप जो करें। लेकिन आप जमात बनाने जा रहे हैं कि नहीं बनाने जा रहे हैं? मेरा सवाल सादा से था, जमात बनाने जा रहे हैं? इस वक्त नहीं, कोई जमात बनाने से वो कंसेंसस हम नहीं लेकर आ सकेंगे। तो हमारा इस वक्त जो है वो सिर्फ सच्ची बात मैं आपको बता रहा हूँ कि इरादा ये है कि हम कोई बात तो करें कि जिसके अंदर सब पार्टियों को साथ लेके आएँ। इसीलिए उन तमाम लोगों को बुला रहे हैं जो हमारे, जिनकी सोच हमसे मिलती है, जिनकी सोच नहीं मिलती। बलूचिस्तान में जाएंगे तो बलूचिस्तान के इशूज़ पे भी फोकस करेंगे, उनके एक्टिविस्ट आ रहे हैं, दीगर लोग आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। वैसे चलते चलते ये जो चलूँ कि बलूचिस्तान के मसाइल अपनी जगह पर मौजूद, लेकिन जब नई जमातें बनाने का चैप्टर खोलते हैं तो उसमें बलूचिस्तान का हिस्सा काफ़ी बड़ा नज़र आता है। बट हैव टू लीव इट देयर। मिर्ज़ा साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन अब हम बात करते हैं अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक साहब से। सिराज साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।
इतने अरसे के बाद जमात इस्लामी को सियासी कौमी बहस के अंदर हमने मेन स्ट्रीम मीडिया की तरफ से कवरेज उसकी होते देखी। आप कराची में आपकी परफॉर्मेंस जमात की बहुत अच्छी रही, लेकिन आप खुश नहीं हैं। एहतजाज की बात हो रही है और मैंडेट को छीन के लेने की बात हो रही है, क्यों नहीं है खुश आप? पहली बात तो यह है कि हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। हम इस कामयाबी पर तकब्बुर गुरूर इख्तियार नहीं करते हैं। कामयाबी की ख़बर सुनकर हमने अल्लाह के हुजूर सजदे शुक्र अदा किया है। हमारे बहुत सारे कारकुनान, हमारे मरकज़ी टीम के लोग, हमारे ज़िम्मेदारान खुशी से उनके आंखों से आंसू निकले, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। हम कराची के अवाम का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें ये एज़ाज़ बख्शा, इज़्ज़त बख्शी और पार्टी से बालातर होकर उन्होंने हर तरह से जमात इस्लामी का साथ दिया। जहाँ तक परेशानी की बात है वो ये है कि कराची के लोगों ने जिस मोहब्बत से जमात इस्लामी को नवाजा है, उसमें लोगों ने कुछ रंग में भंग डालने की कोशिश की है। और जितने सीट और जितने यूनियन कौंसिल में हमारी कामयाबी हुई है, तो उनमें से कुछ कामयाबियों को चोरी करने की कोशिश की है। तो इस वक्त हमारा जो फिगर है वो 88 तक तो पहुंचा है, लेकिन अब भी कई ऐसे यूनियन कौंसिल मौजूद है जिस पर हमारे साथ सबूत है कि हमारे वोट ज़्यादा है, लेकिन उस तरीके और सलीके और बहानों से उस रिज़ल्ट को तब्दील किया। तो अब हमारा मुतालिबा यही है कि अवाम को रास्ता दिया जाए, मैंडेट को कबूल किया जाए। इसमें गुस्से की बात नहीं है, दलील की बात है, अदल की बात है, इंसाफ की बात है। तो तलत भाई, आप अदल और इंसाफ के मुतालिबे को गुस्सा और एहतजाज का नाम न दे, बल्कि हम चाहते हैं कि मेरिट के बालादस्ती हो, जो हर पाकिस्तानी की ज़रूरत है। ये फरमाइएगा कि आपको अगर आपकी ख्वाहिश और आपकी अपनी असेसमेंट के मुताबिक सीटें मिल भी जाएं, तो फिर भी ज़ाहिर है ये स्प्लिट मैंडेट है, आपको किसी न किसी जमात के साथ इत्तेहाद करना होगा। तो इस लिस्ट को देखें तो इसमें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ही आपका इत्तेहाद बनता है कि नहीं? तलत भाई, ये सवाल आपका बहुत ही कबल अज़ वक्त है, इसलिए नताइज अब नामुकम्मल हैं। जब ये मुकम्मल हो जाएंगे उसके बाद इन सवालात का जवाब आपको मिलेगा। देखिए, हिसाब किताब आपको पता है कबल अज़ वक्त तो नहीं होता। 235 के नताइज आ गए हैं, 240 सीटें हैं, उसमें से जो मेरे सामने लिस्ट है 86 है, आप फरमा रहे हैं 88 है। तो आपको सारी की सारी सीटें भी मिल जाए तो मेजॉरिटी तो आपके पास नहीं है, तो ये कबल अज़ वक्त तो नहीं है, तो सिंपल अरिथमेटिक है। नहीं, इसके बाद देखिए और भी इसमें हल्के, इसमें मखसूस नशिस्तें हैं, लेबर के हैं, माजूरों के हैं, इसमें ख़वातीन के हैं। ये सारा जब मुकम्मल हो जाएगा, अभी तो ये जो कोरम है नामुकम्मल है, तो वो मेयर के लिए इंतखाब का वक़्त आएगा। उस वक़्त तक हम अपना एक होमवर्क मुकम्मल करेंगे और कोशिश करते हैं कि जिन हलकों पर हमारा दावा है हम वहाँ अपने हक लेने में कामयाब हो जाए। अच्छा, अब आप केपी में इस वक्त मौजूद हैं, आप अपने हलके में पूरा दौरा भी करके आए हैं। केपी के अंदर असम्बलियाँ आज रात को तहलील होने का अमल जो है भी शुरू हो जाएगा। आप ज़रा इसके ऊपर अपनी राय दीजिएगा, पंजाब समेत, क्योंकि ज़रा आप जमात इस्लामी के अमीर हैं। ये जो मामला जा रहा है ये सही सिमत में जा रहा है या आपके ख्याल में इसमें से मज़ीद फसाद निकलेगा और कोई अच्छी बात निकलने का इम्कान कम है? तलत हुसैन भाई, बहुत अफसोसनाक लम्हा है कि पाकिस्तान के अंदर जितनी सियासी पार्टियां कौमी असम्बली के अंदर है, सेनेट के अंदर है, वो सब के सब इस वक्त हुकूमत में शामिल है। PDM में पीपल पार्टी और PTI और उसके इत्तेहादी। लेकिन इसके बावजूद भी मैंने इन दोनों मुल्क भर का दौरा किया। पूरे मुल्क में आपके भाई तो क्या, आपकी बहनें, मेरी बहनें, ऐसे ज़माने में जब इंसान ने चाँद पर कदम रखा
और मरीख में प्लाटिंग की बात हो रही है, तो हमारी कौम गैरतमंद कौम, बहादुर कौम, एक मुसलमान कौम, एक मेहनती कौम जिसने एटम बम बनाया, जहाँ 65% से ज़्यादा नौजवान हैं, जहाँ मेहनत कश किसान और दहकान है, मेरी कौम कतारों में खड़ी है 1 किलो आटे के लिए। आज भी जब मैं दीर से आ रहा था और एक लंबी कतार मुंडा की जगह पर मैंने देखी कि जिसके साथ MPA MNA का चिट होता है, उसको कतार से निकल कर पहले मरहले में आटा मिलता था, जिसके साथ MPA MNA का सिफारिश नहीं है। तो तलत भाई, जिस मुल्क में 20 किलो आटा MPA और MNA की सिफारिश पर मिलता हो, ये किसकी वजह से? PTI की वजह से, PDM की वजह से, पीपल्स पार्टी की वजह से। और अफसोस ये है कि इन लोगों को इसका एहसास ही नहीं है, इसलिए कि शहजादे लोग हैं, लाडले लोग हैं, अवाम मरे तो इनको क्या। आपको याद होगा कि एक गुज़श्ता सर्दी के ज़माने में बलूचिस्तान में मच के मुकाम पर 11 मज़दूर ज़बह किए गए और 13 दिन उनकी लाशें क्वेटा में एक चौक में पड़ी रही। और उनका मुतालिबा यही था कि इमरान खान साहब वज़ीर आज़म है, वो तशरीफ़ लाएँ, हमें तसल्ली दे। मैं रात के वक़्त सुबह 4 बजे जब वहाँ पहुँचा, मैं देखना चाहता था कि ये कौन है जिसके बारे में मुल्क का वज़ीर आज़म कहता है कि मैं नहीं जाऊँगा, ये मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। मैंने तलत भाई उनको देखा कि उनके सराने जो माएँ बहनें और बेटियाँ मौजूद थी, उनके दुपट्टे पटे पुराने थे। उनके बच्चे जो वहाँ लाशों पर रो रहे हैं, उनके ताबूत के गिर्द बैठे थे, तो उनके पाँव में शदीद सर्दी में प्लास्टिक के चप्पल थे। तो वज़ीर आज़म तो क्या, गवर्नर भी उनके पास नहीं गया था, वज़ीर आला भी उनके पास नहीं गया था, और वज़ीर आज़म ने तो ऐलान किया कि कोई भी मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकता है। हाँ, अगर ये सेनेटर का बेटा होता, वज़ीर का बेटा होता, मशीर का बेटा होता, किसी जनरल का बेटा होता, तो आप देखते कि उसको सलामी भी लोग पेश करते। तो इस मुल्क में जो हमारे कौम है ना, ये इसकी मिसाल तरबूज की तरह है। अगर छुरी तरबूज के ऊपर गिरे तो भी तरबूज का नुकसान है, और तरबूज छुरी के ऊपर तो भी अवाम का नुकसान है। तो इस वक्त जब ये असम्बलियाँ टूट रही है, तो PTI ऐसे हालात में खैबर पख्तूनख्वा को छोड़ रही हैं कि जब बदअमनी है चारों तरफ खैबर पख्तूनख्वा में, महंगाई है चारों तरफ पख्तूनख्वा में, कर्जा है, हुकूमत के साथ देने के लिए, तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है खैबर पख्तूनख्वा में, और इनको अब एहसास करना चाहिए, लोग कतारों में खड़े हैं खैबर पख्तूनख्वा में। तो इस वक्त तो लोग दुआएं कर रहे हैं कि इस निज़ाम से, इन पार्टियों से जितना जल्द निजात मिले। अब अगला क्या आगे क्या होना चाहिए, यही सोचने की बात है कि ऐसा ना हो कि एक आदमी वो बारिश से भाग रहा था और परनाला के नीचे। तो अब पूरी कौम के शऊर का इम्तिहान है कि आइंदा हमें क्या करना चाहिए। इस वक्त तो PDM और पीपल पार्टी और PTI ने बहुत ज़्यादा कौम को मायूस किया है, उनके अपने कारकुनान भी मायूस है। यही वजह है कि आज बहुत सारे मुझे PTI के वर्कर मिले कि असम्बली ख़त्म हो रही है, वो बड़े खुश थे कि अच्छा हुआ हमने तब्दीली के लिए वोट तो दिया था। तो थानेदार को तब्दील किया, डिप्टी कमिश्नर DPO को तब्दील किया, ब्यूरोक्रेसी इधर उधर, लेकिन पटवार खाने को, ताने को, स्कूल को, कॉलेज को, अस्पताल को, निज़ाम को तब्दील नहीं किया। एज इट इज स्टेटस को ऐसे ही मौजूद है। इसलिए अगर आज ये असम्बली ख़त्म हो रही है तो खसकम जहान पाक ऐसा ही होगा। सराय साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। आप नाज़रीन ज़रा टेंट्स को देख लेते हैं। बहुत सारे टेंट्स चल रहे हैं, छीन के लेंगे मैंडेट अपना। जमात इस्लामी की तरफ से कराची के इंतखाबात के नताइज को कबूल नहीं किया गया और अब वो कह रहे हैं कि हमने छीनना है अपना मैंडेट। छीनने की नौयत क्या रही वो आपने देख लिया, सिराजुल हक साहब का मूड क्या है। इस्लाहात फिर इंतखाबात का भी एक छोटा सा ट्रेंड चल रहा है। ताहिल कादरी साहब की वापसी, कोई मौका नहीं गंवाते,
जो ही उनको नज़र आता है कोई दरवाज़ा खुल रहा है तो झट से उसके अंदर से छलांग लगाते हैं। कश्मीर पर ट्रेंड ज़्यादा चल रहा है, हज़ारों ट्वीट्स हो चुके हैं, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने अल अरबिया टीवी को इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा कि मेरा भारत की क़यादत और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को यह पैगाम है कि हमारे साथ बैठे और कश्मीर समेत तमाम हल तलब मसाइल के हल के लिए संजीदा बातचीत करें। तहरीक इंसाफ ने इसके ऊपर तनकीद का निशाना बनाया और फवाद चौधरी ने कहा कि ये तो हमारे स्टैंड से बिल्कुल ख़िलाफ़ है, क्योंकि जब तक हिंदुस्तान 5 अगस्त 2019 के इक़दाम वापस नहीं लेगा तब तक हम उनके साथ नहीं बैठेंगे। जिसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर हाउस ने फिर वजाहत भी की कि असल मतलब यही था कि वो इक़दाम वापस लेगा तो फिर हम उनके साथ बातचीत करेंगे। दिलचस्प बात यह है कि 5 अगस्त 2019 को जब हिंदुस्तान ने इक़दाम लिए तो उस वक्त वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान थे और फवाद चौधरी साहब उनको रिप्रेजेंट कर रहे थे, और ये तमाम मामला तब हुए जब बैकडोर डिप्लोमेसी भी हिंदुस्तान के साथ चल रही थी। वो एक और किस्सा है जो मैं आपको किसी और दिन बताऊँगा। कराची पर भी ट्वीट्स हो चुके हैं। अहमद बिलाल महबूब साहब ने इसमें अपना हिस्सा डाला। 70,000 के करीब ट्वीट्स हैं और ये ट्रेंड अब चलेगा आपको, क्योंकि दोनों तरफ से आपको शदीद किस्म के मीडिया एक्टिविस्ट जो हैं कमिटेड वो काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। बिलाल महबूब साहब ने बताया कि किस तरह रिमार्केबल है कराची लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन, जमात इस्लामी का रिवाइवल हुआ है, TLP का खात्मा हुआ और PTI भी अमलन उसका सफाया हुआ। अदालत उज़्मा के मामलात इस वक्त ट्वीट्स के अंदर बड़े डिस्कस हो रहे हैं, क्योंकि चीफ जस्टिस का वज़ीर-ए-आज़म के वकील से मुकालमा, और ये उन्होंने कहा कि अपने मुवक्किल से पूछें कि नैब तरमीम का मामला वापस पार्लियामान भेज दें। हुकूमती वकील ने कहा कि बग़ैर हिदायत के मैं अदालत के सामने कोई बात नहीं कर सकता। जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने कहा कि कानून साजी अक्सरियती राय के बजाय इत्तफाक़ राय से हो सकती है। तो जज साहबान ने यह मफरूज़ा बनाया हुआ कि इमरान खान वापस आएंगे और इस हुकूमत को उनके साथ बैठ के नैब की तरमीम के ऊपर अक्सरियती राय से नहीं कंसेंसस क्राफ्ट करके आपको कानून साजी करनी होगी। असद अली तूर ने कहा कि माजरत के साथ मुअज़्ज़ज़ जजेस केसेस कैसे हुकूमत पर बज़ाहिर दबाव डाल सकते हैं या उसको PTI की सियासी मंशा के मुताबिक ऑप्शन दे सकते हैं। और भी उन्होंने कहा कि इत्तफाक़ राय के नाम पर अक़लियती जमात की मर्ज़ी की तरमीम कैसे हुकूमत को मजबूर किया जा सकता है। आमिर इलियास राना साहब ने भी इसके ऊपर ट्वीट किया, गुस्ताखी माफ़, जज साहब खुद अदलिया में फ़ैसलों में भी इत्तफाक़ राय नहीं होता, आप पार्लियामान पर क्यों ये बात मुसल्लत करना चाहते हैं कि इत्तफाक़ राय से तय करें, वहाँ कसरत राय एक मुसल्लमा असूल है। फैसल चौधरी का ये ट्वीट बहरहाल पाकिस्तान के सियासी मामलात की एक समरी है जो आपको सामने नज़र आ रहा है, जिसमें उन्होंने कहा कि हुकूमत का बाप भी बैठेगा जज साहब, क्योंकि ये इमरान खान साहब को ही सहूलत हासिल है कि जब चाहे बैठ जाएँ, जब चाहे निकल जाएँ, जब चाहे असम्बलियाँ तहलील कर दें।